आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के 2026 के बजट की। देखिए, ये सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, इसे कुछ बहुत ही अनोखी और सच कहूँ तो थोड़ी गंभीर परिस्थितियों में पेश किया गया है, जो इसे कहीं ज्यादा खास बना देता है। ये बजट पेश तो किया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन इसकी ज्यादातर तैयारी वित्त मंत्री अजित पवार ने की थी, जिनका कुछ ही समय पहले बहुत ही अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। तो जब फडणवीस कहते हैं कि मेरा दिल भारी है और ये बजट उन्हें समर्पित है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि एक नेता को दी गई श्रद्धांजलि भी है। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी कि आखिर कैसे एक राज्य का बजट अपनी विरासत का सम्मान भी कर सकता है और साथ ही एक नए भविष्य की नींव भी रख सकता है। तो चलिए, इसे समझने के लिए हम 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। बजट का दोहरा जनादेश, इसका आर्थिक खाका, एक ढांचागत क्रांति, किसानों को दी गई राहत और आखिर में 2047 का विजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बजट का आम लोगों पर, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर क्या पड़ने वाला है। ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ सरकार ने स्वास्थ्य और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया है, तो कैंसर और डायबिटीज की दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स का सामान और हाँ, सोलर पैनल्स, ये सब सस्ते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शराब, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है, तो जाहिर है वो महंगे होने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसमें दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार की विरासत को सम्मान देने के लिए एक बहुत बड़े स्मारक और उनके नाम पर एक नागरिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी की गई है। चलिए, अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जो महाराष्ट्र की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। सरकार की जो नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, वो 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हर जिले में छोटे उद्योगों के लिए सेंटर्स बनाना। दूसरा, गढ़चिरौली को एक नए स्टील हब के तौर पर डेवलप करना। तीसरा, मुंबई और पुणे में $50 अरब के इन्वेस्टमेंट सेंटर्स का लक्ष्य रखना। और चौथा, महाराष्ट्र को गेमिंग की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करना। और इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है? 50 लाख। जी हाँ, 50 लाख नई नौकरियां पैदा करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर। अगर ये लक्ष्य हासिल होता है, तो ये न सिर्फ बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दे सकता है। और ये गेमिंग वाला पॉइंट देखिए, ये दिखाता है कि सरकार भविष्य के सेक्टर्स पर दांव लगा रही है। महाराष्ट्र में पहले से ही 295 से ज्यादा गेमिंग स्टूडियोज हैं, तो इसमें एक ग्लोबल हब बनने की पूरी क्षमता है। ओके, इकोनॉमी के बाद अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, यानी बुनियादी ढांचा। और यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त छलांग का इशारा करते हैं। 1200 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क, 6000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और 30,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें, ये सब मिलकर राज्य में आने जाने के तरीके को, मतलब कनेक्टिविटी को, पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इनके लिए एक सॉलिड टाइमलाइन भी तय की गई है। दिसंबर 2028 तक वर्सोवा भायंदर कोस्टल रोड पूरा हो जाएगा। 2028 में ही दक्षिण मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा और 2029 तक 165 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनें चालू हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें और मेट्रो ही नहीं होता। नागपुर के पास रामटेक में एक तीसरी फिल्म सिटी बनाने की भी योजना है। इससे राज्य का जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसे भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, यानी हमारे किसान भाई बहनों की। देखते हैं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास है। किसानों के लिए जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है, वो है एक नई कर्ज माफी योजना। इसका नाम है पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना। इसके तहत जिन किसानों का फसल लोन 30 सितंबर 2025 तक बकाया है, उन्हें राहत दी जाएगी। इस योजना में एक बहुत ही खास बात है, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ जिन किसानों पर कर्ज है, उन्हें 2 लाख रुपए तक की माफी मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान अपना कर्ज समय पर चुका रहे हैं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और जरूरी कदम उठाया गया है। गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है और इसमें अब
खेत मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। तो अब तक हमने अलग अलग सेक्टर्स की बात की। अब इन सभी नीतियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि महाराष्ट्र के लिए 2047 का लॉन्ग टर्म विजन आखिर है क्या। सरकार का जो विजन 2047 है वो इन 4 रणनीतिक कदमों पर टिका है। पहला, नए निवेश को आकर्षित करना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तीसरा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना। और चौथा, सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना। और इस विजन में सामाजिक कल्याण को एक अहम जगह दी गई है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जैसी जो स्कीम्स चल रही हैं, उनके लिए पर्याप्त फंड का इंतजाम किया गया है ताकि वो बिना किसी रुकावट के चलती रहें। तो अगर हमें इस पूरे बजट को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो 4 सबसे बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, विरासत और भविष्य के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का शायद सबसे बड़ा निवेश। तीसरी, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कर्ज माफी की राहत। और चौथी, गेमिंग जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर एक स्ट्रैटेजिक फोकस। तो ये बजट महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप तो पेश करता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब इनका एग्जीक्यूशन उतना ही असरदार होगा जितनी ये घोषणाएं हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।